Hello everyone, I am Divya Rana, an undergraduate student of IIT Delhi, and this is a video lecture on the chapter 6 of NCERT class 11 physics, work, power and energy. The topics covered in this video are dot product, the properties of dot product and the notion of work and energy, that is the work energy theorem. So, let us begin. First, we will study the dot product of two vectors. यानी हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. The dot product of two vectors a and b is given by a dot b is equals to mod a into mod b into cos theta. यानी कि दो वेक्टर्स दिए हैं a और b. मैंने वेक्टर्स को बोल्ड में रिप्रेजेंट किया है. तो a डॉट b होता है mod a इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा. अब मॉड क्या है यहाँ पे? मॉड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, यानी डायरेक्शन को हटाकर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो होता है मॉड ए. और थीटा, थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. यानी कि अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, सो थीटा इज दिस एंगल. तो इस एंगल का कोसाइन हम लेते हैं. अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हेड टू हेड लिया जाता है, विच मीन्स कि अगर ये बी का एरो ऑपोजिट होता तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होता? पाई माइनस थीटा. एंड इससे आपका आंसर का साइन ऑपोजिट हो जाता, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है. सो जो भी आपका मैग्नीट्यूड था उसमें साइन ऑपोजिट हो जाता. नाउ since the dot product is a scalar multiplication of modulus of the two vectors and the cosine of angle between them, it is also called the scalar product. यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम सब स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर्स का वो भी स्केलर है और कोसाइन का जो आउटपुट होगा वो भी स्केलर है. इसीलिए यहाँ पे हम सब स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे स्केलर प्रोडक्ट लिखा है तो वो भी डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे. लेट सपोज ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. अब हमें निकालना है a डॉट p. अब हम निकालते हैं. a डॉट b क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. अब हम इंडिविजुअल एक एक टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. सो 3i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड को बाहर ले लिया 3 into 1 और i कैप डॉट i कैप प्लस 3i कैप डॉट 4j कैप. अब मैग्नीट्यूड को अगेन बाहर 3 into 4 और i कैप डॉट j कैप. ये रहा. ऐसे ही प्लस 3 into 5 i कैप डॉट k कैप प्लस 2 into 1 j कैप डॉट i कैप प्लस 2 into 4 j कैप डॉट j कैप प्लस 2 into 5 j कैप डॉट k कैप. अब i कैप और i कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी अलोंग x एक्सिस. सो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री. i कैप j कैप और i कैप और k कैप यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड एक्सिस, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. और इसी तरह j कैप और k कैप के बीच का भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और j कैप और j कैप के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री. और हमें पता है कि cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos 90 डिग्री इज 0. देयरफॉर जहाँ पे भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं वहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ. तो ये सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 3 into 1 प्लस 8 into 1. देखिए बाकी सब 0 एंड सो आंसर हो जाएगा 3 plus 8 that is 11. So a dot b is 11. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज.
some properties of dot product. अब a dot b क्या होता है? mod a into mod b into cos थीटा. अब हम mod b into cos थीटा को एक ब्रैकेट में अगर लिखते तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इसी तरह हम इसे रिवर्स कर दें, अगर mod b mod a cos थीटा लिख दें तो भी सेम बात है. और फिर हम mod a cos थीटा को एक ब्रैकेट में लिखते तो ये चीज क्या बन गई? दिस इज b डॉट a. तो इससे हम देख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं. देखिए, लेट सपोज a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप and b vector is equals to 5i cap plus j cap plus 9k cap. Now a dot b is equals to 2i cap plus 3j cap dot 5i cap plus j cap plus 9k cap, which is 2 into 5 I cap dot I cap plus 2 into 1 I cap dot j cap plus 3 into 5 j cap dot plus 2 into 9 I cap dot k cap plus 3 into 5 j cap dot I cap plus 3 into 1 j cap dot j cap plus 3 into 9 j cap dot k cap. अब यहाँ भी अगेन जो I डॉट I है वो 1 हो जाएंगे एंड बाकी सब टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, उसी एक्सप्लेनेशन से जो मैंने पहले दी थी. सो वी हैव जस्ट 10 plus 3 which is 13. So a dot b का वैल्यू आया है 13. नाउ वी विल सॉल्व b डॉट a. b डॉट a के लिए अगेन हमने b वेक्टर लिखा, a वेक्टर लिखा. अगेन सिमिलर प्रोसीजर से हमने एक एक टर्म का डॉट प्रोडक्ट लिखा एंड देन ये सारे टर्म 0 हो गए और अलग वाले एंड i डॉट i और j डॉट j बचा सिर्फ, विच इज अगेन 10 plus 3 and 13. देयरफॉर हम देखते हैं कि a डॉट b और b डॉट a इक्वल है. सो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई दैट a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. ठीक है. सो also there is a property of the dot product, that is the dot product obeys the distributive law. यानी कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a डॉट b प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू a डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर. ठीक है. इसे आप कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं. ऑल्सो लेमडा टाइम्स a वेक्टर डॉट लेमडा टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स a डॉट b. ठीक है. मतलब इंडिविजुअल वेक्टर में लेमडा मल्टीप्लाई करो तो उससे आउटपुट क्या होगा कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें ओवरऑल लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. इसको भी आप कोई एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसे आप ध्यान से समझिए. इसके बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से हम एक देखेंगे. सो सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन है रेक्टिलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हमने पढ़ी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में. v square minus u square is equals to 2as. Here v is the final speed and u is the initial speed, right? And a is the acceleration, s is the distance traversed. अब हम दोनों साइड पे m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? m/2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस m/2 टाइम्स u स्क्वायर इक्वल्स टू m/2 into 2 2 cancel, so we have m a s. now हमें पता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ से कि m into a is equals to f. therefore हमने ma को f लिख दिया. so we have m/2 v square minus m/2 u square is equals to fs, right? अब हमने m/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज जो क्वांटिटी है m/2 टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर, इसको हम एक स्पेशल टर्म दे देते हैं. दिस क्वांटिटी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी विद फाइनल वेलोसिटी v is kf and the final kinetic energy and that
with initial velocity u is ki. So if we write m by 2 v square as kf and m by 2 u square as ki, we have kf minus ki is equals to fs. Now this quantity fs is called the work done and is denoted by w. यानी कि ये जो fs है इसे हम कहते हैं वर्क. यस, फिजिक्स में जो वर्क होता है उसकी डेफिनेशन होती है fs. And fs is also equal to the change in kinetic energy. Therefore, we have kf minus ki is equals to w. यानी कि जो वर्क डन है आपका that is equal to the change in kinetic energy. और इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थियरम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके, अब हम इसे का एक एग्जाम्पल देखते हैं वर्क एनर्जी थियरम का. NCERT का example 6.2. So the question is, it is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. So first of all we will understand the question. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा. हमें पता है कि एक रेन ड्रॉप जो होता है वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है और उस पे एक और फोर्स एक्ट करता है, रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी पे एक्ट करता है. सो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है उसका वैल्यू ऐसे हमें पता नहीं होता है, बट उसका वैल्यू जो होता है वो ड्रॉप की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि जितना ज़्यादा स्पीड से ड्रॉप गिरेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स होएगा, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स हमेशा चाहता है मोशन को अपोज करना. सो जितना फास्ट आप मोशन करना चाहोगे उतना फास्ट वो उस मोशन को रोकना चाहेगा. ठीक है, गॉट इट. सो हमें रेजिस्टिव फोर्स ये पता है कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है. अब हमें बोला गया है कि कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम. एक ड्रॉप है जिसका मास है 1 ग्राम और वो 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है. और जब वो ग्राउंड को टच करती है, हिट करती है, तो उसकी स्पीड होती है 50 मीटर पर सेकेंड. सो पहला ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क किया. सो पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. सो अब जब वो ड्रॉप जो है वो हाइट से गिर रही है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही होगी और वो चीज जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन में जाएगा. और जैसे जैसे वो ड्रॉप गिर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि हम मानेंगे इनिशियली जब ड्रॉप रिलीज हुई तब उसकी स्पीड 0 थी और जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड एज गिवन. सो ड्रॉप की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया, half m v square where v is 50 minus half m u square and u is 0. So initial kinetic energy becomes 0. So delta k, that is the change in kinetic energy of the drop, is half into mass of the drop, which is 1 gram, that is 10 raised to minus 3 grams into 50 into 50, and this is equal to 1.25 joules. ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. अब हमने मान लिया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे हमने कांस्टेंट मान लिया है पूरी हाइट में, और उसका वैल्यू हम इजीनेस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज गिवन बाय WG, दैट इज W ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू mgh, राइट. mg is the gravitational force, h is the displacement in its direction. यानी कि वर्क डन होता है fs, f डॉट s. सो हमारा f जो है वो mg है एंड h जो है वो हमारा s है. सो m है मास विच इज 1 ग्राम यानी कि 10 raised to minus 3 kg. g का वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया और हाइट h को हमने 1 किलोमीटर यानी कि 10 raised to 3 मीटर रख दिया. सो हमारा आंसर आया 10 जूल.
देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ने 10 जूल जितना वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ वो 1.25 जूल जितना हुआ। सो अब ये इक्वल तो आए नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई और फोर्स है जो वर्क कर रहा है, और यहीं पे हमें रेजिस्टिव फोर्स का पता चलता है। सो रेजिस्टिव, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यही पूछता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। यानी कि जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स है उसका वैल्यू नहीं पता हमें, बट उसका वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थियरम। देखते हैं कैसे। ये तो ए पार्ट था जो हमने अभी देखा। नाउ बी पार्ट। हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के, दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूरा जो वर्क हुआ है उसके बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो हमने निकाल दिया है 1.25 जूल्स। डब्ल्यू जी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भी हमने निकाल दिया है 10 जूल्स। और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क यानी कि डब्ल्यू आर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं 1.25, डब्ल्यू जी लिख देते हैं 10। सो डब्ल्यू आर हो जाएगा 1.25 माइनस 10, यानी कि माइनस 8.75 जूल। अब ये जो क्वांटिटी है डब्ल्यू आर, ये नेगेटिव आया है। वर्क डन नेगेटिव आने का आप क्या मतलब समझ सकते हैं? सोचिए, वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट एस होता है, यानी कि वो डॉट प्रोडक्ट है। और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि मोशन ऑफ द बॉडी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए, द नेगेटिव वर्क डन इंडिकेट्स दैट रेजिस्टिव फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। रेजिस्टिव फोर्स के तो नाम में ही है रेजिस्टेंस, सो वो चाहेगा कि बॉडी रुक जाए। देयरफॉर अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में ऑपोजिट लगेगा और उसे रोकेगा। इसलिए रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक, एंड